हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल जिसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका सिलेबस क्या है, इसका कट ऑफ क्या रहेगा, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन, आरयूसी कोड की क्या फीस रहने वाली है पूरे 4 साल की, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एम्स पैरामेडिकल में, एम्स नर्सिंग में, इसको कौन कर सकता है, बॉयज़ गर्ल्स, ये सारी हर एक जानकारी अब हम आपको देते हैं इसी एक वीडियो में। तो इसको हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इसमें हम ये भी बताएंगे कि आप किस स्टेट में हैं इस वक्त और आपका सेंटर कहाँ कहाँ जाने के चांसेस हैं आपके उस स्टेट में। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, हम इसकी भी जानकारी देंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो एम्स का जो सिलेबस है, एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, इसमें जो आपको मेन है वो पीसीबी पढ़ना है। क्लास 11-12 की एनसीईआरटी को आपको फोकस करना है। ठीक है, और बाकी जो बीएससी नर्सिंग है आपको जीके भी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। लेकिन फिलहाल हम एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग दोनों को इसमें कवर कर रहे हैं, तो हम सिलेबस बता देते हैं कि आपका क्या रहने वाला है। 11th और 12th में जो भी चैप्टर्स हैं कौन कौन से आएंगे, तो जो फिजिक्स है उसमें आएगा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, बेस, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, यही सब आने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस इनमें ज़्यादा लगाने हैं। ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब इनमें आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। तो अभी हम कट ऑफ बता देते हैं कि क्या हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो जनरल में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ जाएगी 55 से 65 मार्क्स तक। 100 मार्क्स का पूरा होता है तो जनरल को 55 से 65 मार्क्स तक के लाने होंगे, ओबीसी को 50 से 60 और एससी और एसटी को 40 से 50 मार्क्स तक लाने हैं। उसके बाद अब हम बताते हैं कि हॉस्टल को इंक्लूड करके आपकी कितनी फ़ीस हो सकती है पर ईयर, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर एम्स पैरामेडिकल कर रहे हैं। 1800 से 2500 पर ईयर। ठीक है, केवल 1500 से 2500 में पूरे साल की फ़ीस आपकी लगने वाली है एम्स में बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करने की। 1 साल की इतनी फ़ीस आने वाली है। इतने कम फीस में आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी हम बताते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है आपको कैसे करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो अगर आप 3-4 साल पहले का भी अगर किए हैं तो वही आपका लग जाएगा। ठीक है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक आरयूसी कोड जनरेट होता है। अब हम ये आरयूसी कोड इसके बारे में डिटेल में अभी तुरंत बताने वाले हैं कि कैसे कैसे इसको भरना होता है और आप कौन सी गलती करते हैं तो ये जनरेट होने में दिक्कत हो जाती है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं और जो आपको नहीं करनी है, जो ज़्यादातर देखा गया है। और आरयूसी जो कोड है ना वो लगाने के बाद ही आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सिंपल से चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, एड्रेस और बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एकदम सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। फिर उसके बाद ही जो आरयूसी कोड है वो जनरेट होता है। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है जब उसमें पूरा वेरिफिकेशन लिख करके आ जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, उसके बाद ही आपको अपना आरयूसी कोड जनरेट करवाना है। मतलब स्टूडेंट्स है जब वो भरते हैं तो वो डायरेक्ट उसमें जनरेट को कर देते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है। आपको हर एक जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए उसके बाद ही अपना आरयूसी कोड जनरेट करवाना है। इसके लिए आप वेट कर सकते हैं जब भी बेसिक रजिस्ट्रेशन करें तो उसके लिए आपको 48 आवर्स तक का वेट करना पड़ता है, यानी 2 दिन तक का। अगर आप में हर एक चीज़ वो वेरीफाइड लिख करके आ गई तो बहुत अच्छा, आप आगे आरयूसी कोड जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आई तो उसके लिए आप देखिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, उसको सुधार लीजिए। ठीक है, तो आरयूसी कोड होता है ना वो ही फाइनल रजिस्ट्रेशन में मेन लगता है। अब ये जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है इसमें आपकी फ़ीस पड़ती है। ठीक है, अब ये जो एम्स है उसमें 3 टाइप्स के कोर्सेज हैं, एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। ठीक है, ये ऑनर्स वाली है, और तीसरा नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ठीक है, तो ये 3 कोर्स होते हैं। अब ये जो पैरामेडिकल है इसमें फार्मा नहीं है, यानी बी फार्मा नहीं है, और इसमें बीपीटी नहीं होती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी वाला कोर्स नहीं होता है। बाकी सारे जो भी पैरामेडिकल कोर्सेस हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं। और जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है इसको खाली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और जो बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक वाली होती है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जब जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना वो जो तीनों में भर देते हैं कि एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। तो इसमें आपको एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलाना है।
अगर आपको तीनों भरने हैं, जैसे पैरामेडिकल आपको भरना है, इधर ऑनर्स भरनी है और इधर पोस्ट बेसिक भरनी है, तो तीनों के लिए आपको अलग अलग RUC कोड जनरेट करवाना पड़ेगा, यानी तीनों के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पैरामेडिकल है उसके लिए अलग RUC कोड, ऑनर्स के लिए अलग RUC कोड और जो पोस्ट बेसिक है उसके लिए अलग RUC कोड आपका लगने वाला है। तीनों में ही एक से काम मत चलाइएगा, वो रिजेक्ट हो जाता है, नहीं माना जाता। तीनों में भरा, इसका भरा, इसका भरा, इसका भरा, ठीक है। जब वो लेकर के आएगा ना RUC कोड, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत और याद रखिएगा कि हमने इस वाले कोर्स के लिए ये वाला RUC जो कोड है ये आया है। पैरामेडिकल के लिए ये फर्स्ट वाला RUC कोड है, सेकंड जो ऑनर्स है उसके लिए ये सेकंड वाला RUC कोड है और ये जो तीसरा जो कोर्स है पोस्ट बेसिक वाला उसके लिए ये तीसरा RUC कोड है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये RUC नंबर ही आगे जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये काम आएगा, ये उसके बिना आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। और जैसे ये जो 3 कोर्सेज हैं अगर आपने किए हैं तो इसके लिए अलग फीस जाएगी। फीस हमेशा फाइनल रजिस्ट्रेशन में ही लगेगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपकी फ़ीस नहीं लगती, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको 2,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं, यानी 2,000 पैरामेडिकल, 2,000 BSc नर्सिंग ऑनर्स और 2,000 इधर पोस्ट बेसिक के लिए, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने कोर्स करने हैं। अभी हम फीस बताते हैं कि फाइनल रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी वाइज आपको कितनी फीस सबमिट करनी है। तो जो जनरल और जो OBC है उनको 2,000 रुपीज़ देने हैं, जो EWS, जो SC और जो ST हैं उनको 1,600 रुपये देने हैं, ठीक है, 1,600। और जो PWD वाले हैं यानी जो हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं उनको 1 भी रुपये नहीं देने, उनका फ्री में ही हो जाएगा। हम अपनी स्क्रीन पर लगाने वाले हैं स्क्रीनशॉट्स कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसा कैसा इंटरफेस खुल करके आएगा। तो ये वाला जो इंटरफेस है ये जब आप पहली बार बिल्कुल भरेंगे तब ये आपको फिल करना है, ठीक है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन का होता है। फिर उसके बाद अगला इंटरफेस होता है जब आप उसको लॉगिन कर रहे होते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके, तो ये लॉगिन करने पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें नेम वेम भी डालने को आएगा, आपका नेम, आपके पापा का नाम, ये सब कुछ डालने को आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद बगल में यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक जनरेट कोड का ऑप्शन आता है, वहीं से आपका RUC कोड जनरेट होने वाला है, ठीक है। RUC कोड वहीं पे जनरेट होगा। आपको जो भी कोर्स करना है आप उस पर क्लिक करिए, आपका RUC कोड जनरेट हो जाएगा, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम इसमें बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका आधार कार्ड। अब ये जो आधार कार्ड है आपको ध्यान रखना है कि ये 10th की मार्कशीट से बिल्कुल सेम डिटो मैच कर रहा हो। हर एक चीज़, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, हर एक चीज़ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है 10th की मार्कशीट है उसमें XYZ लिखा है, आधार में लिखा है XZY, यानी किसी का कुमार लिखा होता है ना, बीच में कुमार रहता है, तो 10th में मान लो कि लिखा हुआ है कुमार बीच में और जो आधार कार्ड है उसमें कुमार नहीं लिखा है, तो ऐसा रहेगा तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होती है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये OBC और EWS वालों को ये 1 अप्रैल के बाद की चाहिए होती है, यानी 1 अप्रैल को आपको ये बनने को देनी है। 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही ये मान्य होगा, ठीक है, अलाउड होगा, उसके पहले का नहीं होता है। और जो SC और जो ST वाले हैं उनका 1-2 साल पुराना भी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होगा तो भी वो चलेगा। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो इसमें जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए। आप कोई भी सनग्लासेस मत पहनिए। अगर आपकी जो आईसाइट है, अगर आपको लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए, तो वो चलेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा फैशन में कि यहाँ टाई डाल लेते हैं या फिर अंगोछा डाल लेते हैं, तो वो सब नहीं करना है। और जो सनग्लासेस हैं वो ब्लैक नहीं चलेंगे, ठीक है, ब्लैक नहीं होने चाहिए। नॉर्मल वाले, ट्रांसपेरेंट वाले चलेंगे। अगर आपके लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसमें खिंचवा सकते हैं। और बाकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसमें अगर आपका नीचे नेम या फिर जो डेट है, मतलब जिस दिन आपने खिंचवाई है वो फ़ोटो, अगर वो नहीं भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल आके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसमें सबमिट होगी। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा और ये जो सिग्नेचर है ये बिल्कुल आपको सिंपल लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उड़ा दो, ऐसा समझ में ना आए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो प्लेन पेज है आपको A4 शीट ले लीजिएगा एक, उसमें बिल्कुल सिंपल हैंड राइटिंग में अपना नेम लिखिएगा, फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा। यही खाली माननीय होता है। और जो आपका आधार कार्ड जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वैसा ही फुल नेम में आपको साइन करनी है। स्मॉल लेटर्स में हर एक वर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको साइन अपलोड कर देनी है।
थंब इम्प्रेशन लगेगा। ये थंब इम्प्रेशन रिजेक्ट ना हो उसके लिए आप ब्लैंक पेज पे ही अपना थंब इम्प्रेशन लगाइएगा, और वो भी लेफ्ट हैंड का, ठीक है, राइट का नहीं, लेफ्ट का लगाइएगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो अभी हम बताने वाले हैं, अगर ये फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आ सकता है, स्टेट वाइज अब हम बताते हैं। तो अगर आप राजस्थान में हैं तो आपका सेंटर आ सकता है अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। और उसके बाद अगर आप तमिलनाडु में हैं तो आपका सेंटर आएगा चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनेलवेली और तिरुचिरापल्ली। उसके बाद अगर आप तेलंगाना में हैं तो आपका सेंटर आएगा हैदराबाद में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपका सेंटर आएगा ग्रेटर नोएडा में, गाज़ियाबाद में, मेरठ में, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। उसके बाद अगर आप उत्तराखंड में हैं तो आप देहरादून या फिर रोकड़ी में भी आपका सेंटर आ सकता है। उसके बाद अगर आप कर्नाटक में हैं बेंगलोर, और अगर आप केरला में हैं तो कन्नूर, कोल्लम, कोट्टयम, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, थ्रीसुर। और अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपका सेंटर आएगा भोपाल में। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपका सेंटर आ सकता है मुंबई या फिर नवी मुंबई। उसके बाद अगर आप मेघालय में हैं तो आपका सेंटर आ सकता है शिलोंग में, मिज़ोरम में है तो ऐज़वाल में आ सकता है। उसके बाद नागालैंड में है तो कोहिमा में आएगा, ओडिशा में है तो भुवनेश्वर में आएगा, पंजाब में है तो जालंधर, अमृतसर और मोहाली, इनमें आ सकता है। उसके बाद अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं तो तिरुपति में आ सकता है आपका सेंटर, विजयवाड़ा में आ सकता है। उसके बाद अगर आप असम में हैं तो गुवाहाटी, जोरहट, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हैं नहरगालून, और उसके बाद अगर आप बिहार में हैं तो पटना में आ सकता है। अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो भिलाई नगर में आ सकता है, रायपुर में आ सकता है, दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली, गोवा में है तो पणजी में आएगा। उसके बाद अगर आप गुजरात में हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर में आएगा, हरियाणा में है तो गुरुग्राम में, पानीपत में, हिमाचल प्रदेश में है तो हमीरपुर में आएगा, जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू में आएगा, झारखंड में है तो रांची में आएगा। तो ये सारे स्टेट्स के हिसाब से हमने हर एक सेंटर आपका कहाँ कहाँ आ सकता है वो सब कुछ बता दिया है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आगे हमको और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके लिए हम वीडियो तुरंत बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।